एजुकेशन। प्राचीन भारत इतिहास की सीरीज में ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले लगातार 1.5 घंटे की 2 वीडियो डाली जा चुकी है। तो इससे पहले की वीडियो देखने के लिए या तो प्लेलिस्ट में विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और पहले वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद इसे देखें। आज हम भारत प्राचीन इतिहास की जो है तीसरी सीरीज करने जा रहे हैं। इसमें यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आज ब्राह्मण साम्राज्य से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से। तो इसको जो है आप देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग, तो ये ब्राह्मण साम्राज्य है सब। तो शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ब्राह्मण जाति का था, इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आया। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, ठीक है। तो पुष्यमित्र जो है क्या किया, मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। फिर इंडो यूनानी शासक मिनांडर का पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। तो मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि इंडो यूनानी शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार यज्ञ करवाया? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक है। अब भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया, ठीक है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी में वासुदेव ने कर दी और मगध गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना हुई। तो कण्व वंश की स्थापना किसने किया? वासुदेव ने, ठीक है। फिर एक कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ, ठीक है। तो सुशर्मा। अब देखिए सातवाहन वंश में क्या है, सिमुक ने क्या किया? सुशर्मा का हत्या कर दिया 60 ईसा पूर्व में और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, मतलब गोदावरी के नदी किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। तो सिमुक जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया, सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और राजधानी प्रतिष्ठान सातवाहनों की थी। ये आंध्र वंश भी कहलाते हैं, सातवाहन आंध्र वंश भी कहलाते हैं, ठीक है। अब सातवाहन के वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमार्ची, यह यज्ञश्री सतकर्णी, ये सब प्रमुख सतकर्णी थे। सतकर्णी ने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार जो हाल थे एवं गुणाढ़ थे, सातवाहनों के समय में थे, ठीक है। तो हाल गाथा सप्तशती की रचना किया। गुणाढ़ ने बृहत कथा का रचना किया। बृहत कथा कोश का अलग है। गुणाढ़ ने क्या किया? बृहत कथा का रचना किया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाल और गुणाढ़ किस वंश के समकालीन है? तो सातवाहन वंश के, ठीक है। सातवाहनों ने देखिए कौन कौन से सिक्के चलवाए? तो चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे, मतलब 3 2 5 5 गो चीज़ को जो है मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसमें कि कांसा भी है, पोटीन भी है, सीसा भी है, तांबा भी है, चांदी भी है। तो सर्वाधिक जो है इसने सातवाहनों ने सीसा के जो मुद्रा है वह चलवाए, ठीक है। उसके बाद सातवाहनों ने अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करता था उसे रोम से मंगाया जाता था, समझ गए। मतलब सातवाहन मैक्सिमम तो शीशा का सिक्का मतलब ढाला, तो उसको ढालने के लिए जो शीशा इस्तेमाल कर रहे थे सिक्का मुद्रा ढालने के लिए, तो उसे रोम से मंगाया जाता था, ठीक है। अब ब्राह्मणों के भूमि लेन देन की, मतलब अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों शासकों से ही प्रारंभ हुआ। ये सब ब्राह्मण था, तो इसने क्या शुरू कर दिया ताकि ये प्रथा स्टार्ट कर दिया ताकि भविष्य में जो है ना ब्राह्मणों को आदमी मान सम्मान दे और भूमि वगैरह दान करे। तो देखेंगे इतिहास में हर समय से भूमि दान की प्रथा चली आ रही थी। इसके बाद से सातवाहनों शासकों से ही और पूरा इतिहास तक जो है ब्राह्मणों को भूमि दान किया जाता था, अकबर तक। तो भूमि दान की सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। तो नाना घाट अभिलेख
क्या है, सातवाहनों से संबंधित है। ठीक है, भूमिदान का सर्वप्राचीन जो है पुरालेख प्रमाणीय प्रमाण, भूमिदान का प्रमाण जो है नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ठीक है, फिर सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृतिक मतलब अर्धवर्गीय और लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, सातवाहनों में हमें मातृतात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे गौतमी पुत्र, शुरू में जो था मतलब कि ये गौतमी का पुत्र था। गौतमी क्या था, माता, उसका पुत्र। वशिष्ठी पुत्र मतलब वशिष्ठी का पुत्र। अब लास्ट में वो जो है अपना नाम जो भी रखना होता था रखता था। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि सातवाहन जो राजकुल था मतलब राजवंश था, पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज शासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ठीक है, तो यहाँ समझ गए मातृसत्तात्मक नहीं होगा। ठीक है, मातृसत्तात्मक बहुत लोग समझते हैं कि सातवाहन जो है उसका सत्ता पर जो है मातृसत्तात्मक था, तो ऐसा नहीं है, पितृतंत्रात्मक था। ठीक है, क्योंकि इसका पुत्र उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। अब आगे देखिए क्या है, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम सातवाहन शासक जो है को सौंपा। तो गौलमिक जो है सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। ठीक है, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। तो गौलमिक सीधी से गौलमिक एक सेना टुकड़ी का क्या होता था, प्रधान होता था। ये ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम संभालता था गौलमिक। यह गौलमिक संबंधित है सातवाहनों से। फिर सातवाहनों के महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले चैत्र, अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण, अमरावती कला विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी अमृत कला विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के क्या कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। तो सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते हैं। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। मतलब उत्तर और दक्षिणी बीच के सेतु का काम किया, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच। चेदी राजवंश हो गया कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत सर्वप्रथम संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। तो खारवेल किस वंश का था, चेदी राजवंश का था। और चेदी राजवंश कहाँ उदय हुआ, कलिंग में। ठीक है, कब हुआ, तो प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी में, अशोक की मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर देखिए इसकी जानकारी मतलब चेदी राजवंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जिसका राजा था प्रतापी खारवेल, कलिंग राज खारवेल। खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी था, उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा बनवाया। ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ी में जैन मुनियों के लिए किसने गुफा बनवाया था, खारवेल ने। अब देखिए भारत के यवन राज। तो यवन राज में है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणियों का कर्म। तो पहले कौन आया, हिंद यूनानी मतलब यू इसको रखिए। फिर शक आया। ठीक है, शक यूनानी आया, शक किया। फिर पल्लव और कुषाण आया। ठीक है, तो USPK। ठीक है, इसको ऐसे रखना है, यूनानी, एस से शक, पी से पल्लव, के से कुषाण। तो USPK। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके प्रांत स्वतंत्र हो गए। तो सेल्यूकस के द्वारा जो पश्चिमी में और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया गया था, तो उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम जो है ना, मतलब कि बरकरार रखा। ठीक है, जो भी बचा के रखा था सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम। लेकिन एंटियोकस द्वितीय आया तो उसके समय विद्रोह हुआ और उसके अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया
के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस दूत, थुमेडिस, डिमेट्रियस, मिनांडर, यूकेफ्राइडस, एंटिअल्किडस, हर्मिक्स। ठीक है, लाए बोला है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसने 1990 ईसा पूर्व में भारत के आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो भारत पर जो सबसे पहले बैक्टीरिया शासक डेमेट्रियस आक्रमण किया था, तो उसने राजधानी कहाँ बनाई? साकल को। एक साकल शाखा के बारे में सुने होंगे, ऋग्वेद की जो जीवित शाखा है, साकल शाखा। हिंद यूनानी शासकों में से सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल। शिक्षा का प्रमुख कौन था? तो हिंद यूनानी शासकों में देखिए सबसे अधिक जो विख्यात शासक हुआ मिनांडर। इसकी राजधानी भी क्या थी? साकल थी। आधुनिक जो सियालकोट है उसी को साकल बोला जाता था पहले, और शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। तो मिनांडर ने नागसेन मतलब नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? मिनांडर। नागार्जुन अर्थात नागसेन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा अर्थात नागार्जुन द्वारा किए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्ह अर्थात मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद प्रश्न। तो इसको रचना किया मिलिंद पन्ह के नागसेन। फिर हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब देखिए कन्फर्मेशन अभी भी नहीं मिला है, यहाँ पर जाके थोड़ा कन्फर्मेशन मिला है कि सिक्के जो है किन किन राजाओं के, ये कन्फर्म हुआ है। ठीक है, बाकी सब जो है ना विवादास्पद है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानों की प्राचीन कला चलाई, जिन्हें हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो गंधार कला जो किसका मतलब कि देन है? हिंद यूनानियों का। ठीक है, तो ये भारत के कौन से भाग में चलाया था? पश्चिम और उत्तर। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गंधार कला है, अर्थात गंधार कला जो है हिंद यूनानी शासकों का देन है। यूनानियों ने पर्दे, देखिए पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। भारतीय नाट्य कला में के विकास में योगदान किया। तो पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाटकों के विकास में योगदान किया यूनानियों ने। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यूनानी के बाद कौन आता है? USPK। तो अब आएगा शक। तो शक है, यूनानियों के बाद शक आए। शक की 5 शाखाएँ थी। हर शाखाएँ की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। तो पहली शाखा ने अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा ने पंजाब में राजधानी तिक्सिला, और तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में, पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो इसकी 5 जो शाखाएँ अलग अलग थी, तो उसमें से एक ही शाखा जो है, मतलब पहली शाखा अफगानिस्तान में थी, बाकी सारा जो है भारत में था। तो दूसरा पंजाब की राजधानी तक्षशिला, उसमें पंजाब एक था, मतलब पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब दोनों मिलाकर एक था, तो उसमें राजधानी तक्षशिला हो गया। और मथुरा हो गया, पश्चिमी भारत हो गया। चौथी शाखा पश्चिमी भारत में, पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन प्रभुत्व स्थापित किया। तो प्रथम शक राजा जो था मौ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी और चारागाह की खोज में भारत आए। ठीक है, शक कौन थे? शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। तो 58 BC में उज्जैन के देखिए एक स्थानीय राजा जो है शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। शकों पर विजय उपलक्ष्य के कारण 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया। ठीक है, उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई।
गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुआ। तो 58 BC में विक्रम संवत शुरू हुआ, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, तो 58 BC में जो है उज्जैन के एक राजा थे जिसने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, तब विक्रम से विक्रम संवत हो गया 58 BC, ठीक है। सबसे विख्यात विक्रमादित्य था चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों की अन्य शाखा की तुलना में पश्चिम भारत में जो प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा थी उसने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ, मतलब पश्चिमी जो भारत में शाखा थी वो काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदमन प्रथम, जिसका शासन गुजरात में के बड़े भाग पर था 130 से 150 ईस्वी। गुजरात के बड़े भाग पर इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, ठीक है। तो कठियावाड़ की जो अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित था उसका जीर्णोद्धार किसने किया, रुद्रदमन प्रथम, जो शकों का सबसे प्रतापी शासक था। 20 साल का इसका शासक था 130 ईस्वी से 150। तो रुद्रदमन जो है संस्कृत का बड़ी प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध मतलब एकदम शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। तो संस्कृत में सबसे पहले जो है कौन सा अभिलेख जारी हुआ था, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख मतलब रुद्रदामन का अभिलेख। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। अब देखिए आगे पल्लव या पार्थियाई है। पल्लव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है, जैसे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर भारत में ज़्यादातर जो आक्रमणकारी जो आते थे तो पश्चिमी उत्तर भारत में पंजाब साइड में या पाकिस्तान साइड के जो क्षेत्र है भारत इधर, जैसे कि मान लीजिए अगर ये भारत का एक मैप मान लीजिए ये है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया पूरब, ईस्ट और ये वेस्ट। तो इधर का एरिया में क्या आएगा, पंजाब आएगा, पाकिस्तान आएगा, ये सब एरिया सिंध वगैरह जो इसी सब एरिया के रास्ते से आते थे आक्रमणकारी। तो इधर ही ज़्यादातर जो है ये सब बसते थे। तो यहाँ लिखा गया वही चीज़, ये भी देखिए सब जो पश्चिमी उत्तर, तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद, पहले यहाँ देखिए शकों का आधिपत्य था, बाद में यहाँ किसका आधिपत्य हो गया, पार्थियाई लोग मतलब पल्लव लोगों को। सबसे प्रसिद्ध जो पार्थियाई राजा थे गोंडो फर्निस था, ठीक है, यही एगो इम्पोर्टेंट है, गोंडो फर्निस। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था, ईरान था। फिर आगे कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं, ठीक है। तो कुषाण को यूची भी एवं तोखरी भी कहते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुल में बटा था। यूची जो है 5 कुल में बटल था। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसिस था। तो उन्हीं में से एक कुल थे ये कुषाण, मतलब जो यूची नामक जो कबीला था उसका 5 गो कुल था, जिसमें से एक कुल का नाम कुषाण थे और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसिस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा ये बोले तो कनिष्क था। इसकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। फिरोजपुर या पेशावर दोनों याद रखना है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी देखो मथुरा थी। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। तो शक संवत किसने चलाया, तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल जो पैंचो ने कनिष्क को हराया था।
तो कनिष्क किस धर्म का था सर? महायान संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का जो चौथी संगति हुई थी इसी के शासनकाल में कश्मीर कुंडलवन में हुई। फिर आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जराए जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। अर्थात सबसे ज़्यादा शुद्ध जो सोना जारी किया था, सोना के सिक्के, वो कुषाण जारी किए थे। लिखा है कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के शुद्ध जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा पश्चिमी, देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानी जारी किया और सबसे ज़्यादा शुद्ध कुषाण जारी किया और सबसे ज़्यादा मात्रा में गुप्तकालीन शासकों ने सोने का सिक्का जारी किया। कुषाण ने उत्तरी तथा भारतीय पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक, जो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का क्या कहलाता है? विश्वकोश। तो ये एक जीके बन सकता है विविध में कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता। अब महाविभास सूत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। क्या है? महाविभास सूत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। तो बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र की। और महाविभास सूत्र की रचनाकार विश्वामित्र है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। तो यहाँ पर 3 देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कौन सा हो गया? चरक संहिता। फिर है बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र, ठीक है। और बौद्धों का रामायण जो अश्वघोष लिखा है बुद्ध चरित्र। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की ही विभूति थे। भारत के आइंस्टीन को नागार्जुन कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, जो इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन दिया था उससे सबसे पहले ये बता दिया। तो भारत के जो भी थे खगोलज्ञ, गणितज्ञ, ये सब बड़ी तेज थे, ठीक है। लेकिन इस सब को साइंटिफिक तौर पर इस सब का मतलब कि नहीं कैलकुलेट कर पाया और नहीं मिला उपलब्धि। अंग्रेज आया तो ये सबसे सारा चीज़ जो है ना, अंग्रेज जो भी चीज़ का बहुत सारा चीज़ जो है ना अंग्रेज भारत से ही सीख के गया है, ठीक है। सापेक्षता के सिद्धांत वगैरह ये सब वर्ड जो है पहले आ गया था नागार्जुन के समय। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। ठीक है। तो कनिष्क 102 में मर गया। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हो गया। कुषाण के राजा देवपुत्र का लागे। उपाधि कुषाण चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला जो है क्या प्रसिद्ध है। तो गांधार कला के लिए जानते हैं तक्षशिला प्रसिद्ध है। और गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नोटेबल पॉइंट मथुरा शैली और गांधार शैली का विकास। फिर यहाँ रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण केंद्र था। देखो, मथुरा साटक नामक जो विशेष प्रकार का वस्त्र था उसका निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। और इसी काल में देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ।
अब संगम युग के तरफ आ गए हैं हम। ठीक है, संगम युग में आपको जो है मेन पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है। ये बड़ा ही थोड़ा सा लोचा है, लेकिन इसका जो बुक जो है वो सारा अच्छा है। इस बुक से इसका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ऐतिहासिक युग प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दक्षिण भारत का जो इतिहास हमें पता चलता है, किससे पता चलता है? संगम साहित्य से। संगम साहित्य में बहुत सारे साहित्य आते हैं। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी। ठीक है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम समक्ष प्रस्तुत करता था। इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। आगे, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। तो संगम जो साहित्य परंपरा में पांड्य राजाओं का संरक्षण में के जो 3 संगम हुए वो किसके संरक्षण में हुआ, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो पांड्य के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। मतलब ये 3 संगम के दौरान जितने भी संकलित हुए साहित्य वो सारे के सारे संगम साहित्य के अंतर्गत आ गए। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। तो 3 भाग देख लीजिए क्या है। पत्थु पापातु, इथु तोखे, पादी नेन कोलक नक्कू। तो यही है 3 भाग में। जैसे इसको रखना है रख सकते हैं दिमाग में, अगर नहीं रखते भी है तो उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी अब देखिए ये ज़रूरी है। तिरुवल्लुरकृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ होता है। इसके विषय में त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं परिणय से संबंधित है। तो त्रिवल्लुवर जो है कौन सा साहित्य लिखा? तो कुराल तमिल साहित्य लिखा। ये ज़रूरी है याद रखना। इसका मिलान करने के लिए आपको हमेशा आएगा। अब देखिए 3 संगम हुआ, 3 संगम हुआ तो उसको याद रखना है। तो प्रथम संगम, दूसरा संगम, तृतीय संगम। ठीक है, अब देखिए संगम वंश का देखिए युग कितना वर्ष पूर्व दिया है। 4440 वर्ष पूर्व। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व और 1350 वर्ष पूर्व। तो इतिहास में विवादास्पद है, पहले भी बता दिए हैं। काहे कि इस समय जो है न मानव सैंधव सभ्यता भी मतलब कि 2500 ईसा पूर्व क्या देखते हैं, 1750 से हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए संगम, प्रथम संगम दूसरा संगम वर्ष दिया है। तो इतिहास जो विवादास्पद वर्ष है, बस जो है हमें जो ज़रूरी है उसे रखना है और जैसा है वैसा ही हमें लिखना है, उसी से नंबर मिलता है विवादास्पद से। ठीक है, तो प्रथम संगम युद्ध मधुराम हुआ, दूसरा संगम युद्ध कपाटपुरम हुआ, तीसरा मधुरम हुआ। ठीक है, तो ये समझ गए। और प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य थे, दूसरा के भी अगस्त्य थे, तीसरा के नक्कीर थे। इस सब में देखिए संकलित हुआ ये सब ग्रंथ। तो ये दिमाग में रखना है कि प्रथम और तृतीय जो संगम हुआ था मधुराम हुआ था और दूसरा जो कपाटपुरम में हुआ था। पहला पॉइंट ये रखना है दिमाग में। दूसरा पॉइंट ये रखना है कि प्रथम तथा दूसरे संगम का जो अध्यक्ष था अगस्त्य था और तीसरा संगम का जो अध्यक्ष था नक्कीर था। ठीक है, और देखिए तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, रचनाकार तोल्काप्पियर है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि तोल्काप्पियम किस संगम में रचित की गई और अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे संगम में अगस्त्य इसकी अध्यक्षता करते थे। तो ये याद रखना है तक तोल्काप्पियम के बारे में। ठीक है, बाकी और सारे भी बहुत सारे हैं तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कराए कवियों एवं और विद्वानों की प्रसिद्ध परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक्करसु अपायर ने किया। ठीक है, संगम नाम का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया? तो ये इसका नाम दिया है तिरुनाबुक्करसु
तिरुनाबुक रस्सू ने किया। इलांगोकृत, देखिए ये याद रखना है, इलांगोकृत शिल्पादिक्रम पायलों के गीत, ठीक है। शिल्पादिक्रम की रचना कौन किया है? इलांगो। ये क्या है? ये क्विज रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में, मतलब तमिलों का राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो शिल्पादिक्रम जो है एक कथा है जो तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य है, और इसमें जो है कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी का प्रेम कहानी है, ठीक है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सतनार, देखिए शीतले सतनार ने मणिमेखले की रचना की। याद रखना है शीतले सतनार, तो शीतले और सतनार, तो मणि क्या होता है? शीतल होता है, तो मणिमेखले, शीतले सतनार जो है मणिमेखले की रचना की। आइए कहते मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी थे, मतलब कि शीतले सतनार जो था बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मावलंबी था। इसमें भी देखिए 30 सर्गों का अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है, इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री। अब देखिए इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रीय संबंधी बातों के लिए बनाई गई। इसका मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीगनाथ की कीर्ति न्याय प्रवेश पर आधारित है। तो दीगनाथ, इसमें खाली बुके का नाम ही याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो बुक के नाम जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं वो याद रखिए, बाकी इससे उतना ही क्वेश्चन आएगा जितना बता रहे हैं। तो दीगनाथ जो है न्याय प्रवेश पर आधारित, दीगनाथ की कीर्ति क्या है? न्याय प्रवेश, ये दिमाग में रखना है। शीतले सतनार मणिमेखले दिमाग में रखना है, ठीक है। उसी तरह से इलांगोकृत शिल्पादिक्रम रखना है। फिर तोल्काप्पियम रखना है, क्या है? तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, इसका रचना तोल्काप्पियर ही किया है। और फिर तिरुवुल्लम कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जीवक चिंतामणि, तो जीवक चिंतामणि का भी बहुत बढ़िया रोल है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है, ठीक है, संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय किसे जाता है? जैन भिक्षु तिरुतक देवर को जाता है, ठीक है। तो चिंता कौन करेगा? देवर करेगा, ठीक है। तो जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर को दिया जाता है। तिरुकत देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। ये पहले क्या था? चोल राजकुमार था और बाद में जैन भिक्षु बन गया। अब देखिए तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई थी। इसमें तिरुवल्लुवर की तिरुकल सबसे प्रसिद्ध है। तो 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। तो इसमें जो है तिरुकुरल जो है तिरुवल्लुर की रचना है। ये भी क्वेश्चन आता है तिरुकुरल। तो तिरुकुरल का भी तिरुवल्लुवार जो है रचयिता है। और तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, ठीक है। तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियर है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन का क्या है? इरामावतारम है, ठीक है। तो रामावतारम किसने लिखा है? प्रसिद्ध कवि कंबन। राम कथा का अनेक तमिल संस्करण है जिनमें सबसे जो प्रसिद्ध है कंबन का इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य की 2 श्रेणियां में बांटा गया। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणी में बांटा गया, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जैसे अकम काव्यों का मूल विषय जो है प्रेम प्रसंग, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश में 3 राज्यों थे, चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में कौन था? चोल था, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में चेर था
और दक्षिण पूर्व में पांड राज्य स्थित था। ठीक है, यदि इसको मैप लिया जाए तो क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व में ऐसे करके मान ली भारत है, तो उत्तर पूर्व इसका कौन सा होगा, उत्तर पूर्व यहाँ से अगर लिया जाए तो उत्तर पूर्व इसका क्षेत्र इधर हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व में चोल हो गया, इधर चोल। फिर दक्षिण पश्चिम में चेर, तो दक्षिण और पश्चिम में कौन जाएगा, चेर, यहाँ चेर हो गया। ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्व में पांड, तो दक्षिण और पूर्व में कौन हो जाएगा, पांड हो जाएगा, तो यहाँ पांड हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको देखना है कि चोल और चेर और पांड राज्य स्थित है, इसके बारे में देखते हैं क्या है विशेष। तो संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज था पेन्नार। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। तो पेन्नार और दक्षिण बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था चोलों का राज। इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था, करिकाल। करिकाल किसके चोलों का सबसे प्रतापी राजा था। करिकाल ब्राह्मण मता न्यायी था। यही चोल जो है ना बाद में फिर जाके चोल प्रशासन जो पढ़ते हैं राजेंद्र चोल ये सब उभरा। ठीक है, तो ये पुराना है संगम साहित्य में। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। करिकाल जो है ब्राह्मण मतानुयायी था, इसलिए इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। पुहार पतन, तो पुहार पतन के बारे में आता है क्वेश्चन कि पुहार पतन का निर्माण किसने कराया, तो चोलों के समय हुआ संगम साहित्य युग में। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। पेरुनानु पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। मतलब करिकाल को पेरुनानु पादे कुछ बुक का होगा, उसमें संगीत के जो सप्त स्वर होता है उसका विशेषज्ञ बताया गया करिकाल को। संगम युग में दूसरा राज चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। ठीक है, चेर मतलब चेर केरल हो गया। इस राज में कुछ प्रमुख राजा थे, उदई जिरल, नेदु जिरल, अदान, सेनगट्टू। तो ये सबसे फेमस थे सेनगुट्टूवन। चेर राजा के सबसे प्रतापी राजा था सेनगुट्टूवन। अधिराज की उपाधि धारण की इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। देखो, पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को किसने समाज में सब प्रतिष्ठित किया, सेनगुट्टूवन। ठीक है, संगम युद्ध का तीसरा राज पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड राज्यों में नेंडू जेलियन सबसे शक्तिशाली थी। तो पांड की राजधानी कहाँ थी, मदुरा। अब देखिए, संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, अमाई चान या अमाईचार कहा जाता था। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स है कि जैसे चेर वो आगे हो जाएगा, रुक जाइए। राजधानी में एक राजसभा होती थी, नालवे कहलाता था। वह राजा के साथ एक न्याय का कार्य करता था। राजा देश के प्रधान न्यायाधीश सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। तो संगम साहित्य में मनरम से क्या समझते थे, मनरम था क्या, न्यायालय था। ठीक है, मनरम न्यायालय था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। संगम साहित्य में देखिए सब जगह जो है कड़ा रूल था, मतलब तानाशाही रूल था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता था। और झूठी गवाही देगा तो जीभे काट लेगा। भूमि कर नगद और अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। मतलब भूमि कर जो दिया जाता था, नगदी भी दिया जाता था, अनाज भी दिया जाता था। संभवतः यह उपज का 1/6 भाग होता, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों में सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही होते थे। मतलब 4 प्रकार के रंग थे, वो घोड़ा वाला, हाथी वाला, रथ वाला, पैदल वाला, चारों प्रकार के थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था।
फिल्म में देखते हैं नगाड़ा और शंख बजाता है सैनिकों को बुलाने के लिए। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। देखिए, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था, जो अभी भी हो रहा है। संगम काल में समय, अभी लड़की बहाल हो रही पुलिस फोर्स में, तो महिला के सशक्तिकरण बढ़ रहा है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जल घड़ी से संबंध रखिए। संगम काल में समय जानने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो जल घड़ी का। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और तथा सूरा पाते थे। अब देखिए, ब्राह्मण है, ये मांस भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, सूरा भी पी रहा है, तो इसको ब्राह्मण क्यों कहा गया? ब्राह्मण बोलता है ब्रह्मा के मुंह से निकला है। अब ब्रह्मा जब मुंह से निकला है तो उस सबको तो मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। तो ये सब कहने का है कि हम ब्राह्मण है, हम ये हैं वो हैं, कोई कुछ नहीं है। सारा मानव है, सारा इंसान है, सारा धर्म एक है, सारा आदमी एक है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। ब्राह्मण की हत्या मतलब कि अपराध हो गया, और ये मांस खा रहा है तो मतलब कि ये किसी का हत्या ही नहीं कर रहा है, तो ये कैसे नहीं अपराध हुआ? ये भी अपराध हुआ। ठीक है, तो ये सब किताबी नॉलेज है, किताब को किताब में रहने देते हैं। यहाँ भी बहुत सारा विविधता है, छोड़िए उस सब पर नहीं जाएंगे। फिर ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लोर वर्ग का स्थान था। इसके बाद पेशा कृषि कर्म का था। तो एक कर्म अगर कहा जाए कि संगम युग में किस तरह का कर्म था, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण था। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर था, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद बेल्लार था, उसके बाद कृषि वर्ग था। ठीक है, उसके बाद जो है ना व्यापारी वर्ग था। ठीक है, तो बेल्लार वर्ग का मुख्य पेशा क्या था? पेशा कृषि था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब दास प्रथा नहीं था। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह की संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। मतलब कि तोल्काप्पियम जो व्याकरण था उसमें यह मान्यता है कि विवाह एक संस्कार है। ठीक है, तो इससे जो है मतलब कि आप इसको आप गलत नहीं करेंगे, यह 16 संस्कारों में से एक है। इसमें हिंदू धर्मशास्त्री में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्म, दैव, अर्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच आदि का उल्लेख मिलता है। परनय विवाह, परनय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचीतेनय कहा गया। एक पक्षीय परनय को कक्कैनी, अनुचित परनय को पेरुदिनय कहा गया। संगम काल का जो चावल मुख्य खाद्यान्न था, इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। तो सांभर इडली। अब देखिए, संगम काल के लोगों कौवे को शुभ पक्षी, मतलब कौवा जो था उसको शुभ पक्षी मानता था। ठीक है, और जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। तो देखिए, हम लोग कौवे को व्यर्थ समझते थे, लेकिन संगम काल में कौवा को शुभ पक्षी माना जाता था। अभी कौवा को अशुभ माना जाता है। तो कौवा जो है काला भले था, लेकिन इसका गुण बढ़िया था। तो आगमन की सूचना, जो अतिथियों का आगमन का सूचना देता था, नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराता था। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों पर उसको क्या करता था? ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगर या वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। यही है कि मतलब वहाँ पर युद्ध में अगर कोई वीर गति हो गया
तो उसके सैनिकों के सम्मान में पत्थर खड़े किए जाते थे, पत्थर की मूर्ति। संगम काल में किसानों का बेल्लार तथा उनके प्रमुख को बेलिर कहा जाता था। तो संगम का किसानों को बेल्लार कहते थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती के कार्य किया करती थी। इन्हें कड़े सीवर कहा गया। इसमें बहुत फालतू चीज़ दिया है, उतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। संगम काल में चोलों का समृद्ध का मुख्य कारण उसका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। ठीक है, तो संगम काल में चोलों के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? सुविकसित वस्त्र उद्योग। पांड राज कोकई, सल्यूर, चेर राज में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। फिर एक कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोरोमंडल समुद्र तट पर। ठीक है, कोरोमंडल समुद्र तट पर क्या है? पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु जो है चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। ये क्वेश्चन आता है कि रोम से व्यापार जो है न संगम काल में चोल मतलब किस मतलब कि बंदरगाह से करते थे? तो अरिकमेडु चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था, अरिकमेडु बंदरगाह से करते थे रोम के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए 1945 में यहाँ खुदाई हुई, वहाँ से विशाल रोमन बस्ती भी पता चला। यह मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी जो है ना बुक, उसमें अरिकमेडु को पेडोक कहा गया। तो पेडोक शब्द अरिकमेडु के लिए, अरिकमेडु मतलब पांडिचेरी के लिए। ठीक है, अभी पुदुचेरी बोला जाता है इसको। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। संगम काल में ही देखो, संगम काल में मिस्र के एक नाविक था हिप्पोलस। ये क्या किया? उसी समय मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। अभी तो पहले जहाज में क्या होता था, अभी ना जनरेटर वगैरह लग गया, पहले जो है बड़ा सा पर्दा लगा दिया था पतला सा, और उसी पर हवा लगता था तो धक्का मारता था तो ऑटोमेटिक जो है उधर जहाज जाता था। तमिल देश का प्राचीनतम देवता कौन है? मुर्गन है। मुर्गन कौन है? तमिल देश का प्राचीन देवता। ठीक है, बाकी इसमें देखा गया है कुमार, मुर्गन, ये सब वो सब बरछा उर्छा। देखिए कुर्बस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। तो कुर्बस नामक एक पर्वतीय जनजाति थी, वो जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। हिंदू धर्म में जो क्या है, हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकीय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद एक नाम कुमार भी है, जिसे तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यही अर्थ होता है। तो इसका क्वेश्चन आएगा कि मुर्गन शब्द से किस भगवान का बोध होता है? तो इसमें आप कह सकते हैं कि कार्तिकेय, जो शिव भगवान के पुत्र है। तो यहाँ देख सकते हैं हिंदू धर्म में क्या हो जाएगा, मुर्गन अगर किसी देवता को संबोधित करना है, मुर्गन से किस देवता का संबोधन होता है? तो कार्तिकेय। और मुर्गन का देखिए प्रतीक क्या है? मुर्गन का प्रतीक मुर्गा है। और इसके विषय में कहना यह है कि उसके पर्वत पर क्रीड़ा करना मतलब खेलना उलना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र क्या था? बरछा अस्त्र था। यही है, और बस ख़त्म हो गया। ठीक है, 1-2 पॉइंट और याद रख सकते हैं, जैसे कि वो जो चेर राजवंश था, चेर राजवंश का जो प्रतीक था, उसका प्रतीक चिन्ह था धनुष। ठीक है, धनुष। और फिर चोल का हो गया, चोल राजवंश का जो है ना बाघ जो है प्रतीक चिन्ह था। और एक बच जाता है पांड। तो पांड जो है, पांड वंश का जो राज चिन्ह था वो मछली था। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है कि पानी में क्या रहेगा? मछली रहेगा, और धनुष से क्या करेंगे? चीर देंगे। बाकी जो बच गया बाघ चोल। ठीक है, अब देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में
प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त, प्रयाग मतलब इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोगों कुषाणों के ही सामंत थे। ठीक है, कुषाण के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो गया 240 से 280 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य का मतलब कि जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र कौशाम्बी में। और गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हो गया श्रीगुप्त का। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी की देवी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। फिर एक गुप्त संवत 319 से 20 में शुरू की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय में कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत किया स्टार्ट। चंद्रगुप्त प्रथम ईस्वी भी रखना है 319 से 20। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया गया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे हम लोग भारत के ऐसे आदमी का मतलब नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहे हैं जिसके बारे में प्रमाणिक जो है एक तरह का ज्ञान नहीं है, कितना युद्ध लड़ा है नहीं लड़ा है। जैसे कि नेपोलियन ओरिजिनल में उसका इतिहास आधुनिक समय में लिखा गया तो उस सबको नेपोलियन कहना उचित है। ठीक है, लेकिन नेपोलियन से बहुत पहले समय का कौन है? ये समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को जो है मतलब कि उपाधि दे रहा है, नेपोलियन से तुलना कर रहा है। तो सोचिए कि ये सब क्या है, छोटा मोटा शासक रहा होगा। नेपोलियन तो बहुत बढ़िया शासक था, उसको सब जानता था और आधुनिक समय था। इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतिहासकार कह दिया है तो कहने से क्या होगा? हम लोग सीधा मान लेते हैं विजय के इसी विजय के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर ये उतना महान रहता है, आधुनिक समय में रहता तो वो जो नेपोलियन है, नेपोलियन को कहा जाता कि फ्रांस का जो है ना समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन का। तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, भारत में क्या है कि सबका कॉपी है। भारत का शेक्सपियर के, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास के कारण। अब कालिदास कब का है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन का कहा जाता है। तो ये सब जो गलत बात है। ठीक है, इस हमारा देश का उधर कॉपी होना चाहिए। ठीक है, उधर का कॉपी हम लोग करते हैं, दिस इज बैड। खैर किताबी में जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे अश्वमेध, देखिए उपाधि अश्वमेध कर्ता, विक्रमंक, परम भागवत। भारत का इतिहास जो है ना बहुत उलझा हुआ इतिहास है। लंदिस फंदिस उपाधि रखा है, बहुत सारा अचड़ा कचड़ा भरा हुआ इतिहास में। जबकि दूसरा जगह का इतिहास सिंपली और सरल भाषी है। ठीक है, उसमें जो एक फैक्चुअल बात किया गया है, विकास की ओर की बात किया गया है। लेकिन भारत के इतिहास में राजा महाराजा शासक तानाशाही यही सब जगह चलते रह जाता है। तो भारत का इतिहास में दम नहीं है। ठीक है, भले इसको आप दम कहें, संस्कृति कहें, वो अलग बात है, लेकिन ये सब कोई नहीं है। एक देश का इतिहास होना चाहिए कि हम विकास की ओर बढ़ें। ठीक है, फालतू वाला अपने अपने लड़ो मरो कटो, ये सब बहुत मतलब भारत के आदमी जो था ना ठीक नहीं था, जो शुरू में था ये सब खाली लड़ते रहता था। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु को उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान है उसके सिक्कों पर उसे बिना वादन करते हुए दिखाया। अब ये देखा अनुमान है कि उसको सिक्के पर उसे बिना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगा है। तो कन्फर्मेशन कहीं नहीं है। ठीक है, सब अनुमान पर है। कन्फर्मेशन आता है मध्यकालीन इतिहास से। ठीक है, ज़्यादा। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन हो गया। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखी। परमा भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। प्रथम गुप्त शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। यह 380 में राजगद्दी पर बैठा। और यह फाहियान, इसके समय फाहियान जो है बौद्ध यात्री आया था भारत। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवा दिए।
यही सब करेंगे, चांदी के सिक्के चलवा दिए, सोनों के सिक्के चलवा दिए, ये उपाधि धारण कर लिए, वो उपाधि धारण कर लिए, यही सब इतिहास में है और ये सब कचरा कर दिया इतिहास को। ठीक है, ये सब इतिहास है, ये सब फालतू चीज़ है। ठीक है, ये सब को तो पढ़ने नहीं चाहिए। हाँ, इसका जो ज़रूरी पाठ है कि कैसे कैसे हमारा ये है कि इतिहास से हमको पता चलता है कि हमारा पूर्वज कैसे थे, हम कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और इतिहास से कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास के बारे में भी कहा था, इतिहास हमने क्या सीखा कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। तो ऐसा भी कथन है, बहुत सारा कथन है विचारकों का। तो देखिए, ये हो गया शकों पर विजय के। देखिए, शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चला दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, यही सबसे विख्यात विक्रमादित्य है। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। तो उज्जैन के बारे में बोल रहा है, उज्जैन के शासक जो है भी पश्चिमी भारत में जब शक पर विजय किया था तो वो भी जो है क्या विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? साहब, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का केंद्र था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या का प्रमुख क्या था? पाटलिपुत्र उज्जैन। इतिहास में देखिए, विद्या का केंद्र पाटलिपुत्र है, लेकिन अभी के श्रेष्ठ से देखो तो क्या है, पाटलिपुत्र मतलब पटना में अच्छा से एक बीपीएससी का भी मतलब कोचिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा से कोई भी चीज़ का पढ़ाई नहीं होता है पटना में। ठीक है, आईएएस लेवल का पढ़ाई तो यूपीएससी का कोचिंग 2-4 को बढ़िया रहता है, तो एक भी नहीं है। या तो जयपुर में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, क्या है पटना में? कुछ नहीं है। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या था? नवरत्न था। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। यहाँ भी संभवतः लिखा है, कन्फर्मेशन नहीं है। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक जो फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह जो कोशकार थे, अमर कोश अमर सिंह लिखा था। शंकु भी वास्तुकार थे। बेताल भट्ट, घटक पर, बरमिहार, बर रुचि जैसे विद्वान थे। विद्वान तो एक से एक थे, लेकिन इसको पहचान नहीं मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहक सचिव वीरसेन शैव मतलाम्बी था। इसके पास जो है फैक्चुअल नहीं था, उस समय ना टेलीस्कोप था, ना पूरी तरह से टेक्नोलॉजी विकसित था, जिस कारण ये अनुमानता भी जो भी कहे तो वही जो है सही हो गया। और उसी को आने वाले वैज्ञानिक जो लास्ट आधुनिक समय में प्रयोग किया, देखा कि चलो भाई क्या देखते रहे, तो वही सब का जो है सत्य हो गया, वो सब वैज्ञानिक बन गया, इस सब का तो उस सबको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गया, इस सबको इतिहास में रह गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को संधि विग्रहक सचिव वीरसेन शैव मतलाम्बी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था। तो वीरसेन कौन था? शैव मतलाम्बी था। ये संधि विग्रहक सचिव था चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसी पूजा के लिए क्या है, उदयगिरी पहाड़ पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। मतलब प्रकांड पंडित था और कवि भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ या गोविंद गुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम को गोविंद गुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, मौर्यों द्वारा निर्मित हुआ था। तो उसके बाद रुद्रदामन जो है इसका सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। फिर जो है देखिए यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के जो शासक है क्या, स्कंदगुप्त जी, गिरनार पर्वत जो स्थित है सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, तो स्कंदगुप्त जो है पर्णदत्त को क्या किया? सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त शासन काल में ही हुनों का आक्रमण हुआ। अंतिम शासक इसी का जो है भीतरी स्तंभ लेख में वर्णन है हुनों का आक्रमण के। अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था।
एक दूसरी पारदर्शी इकाई भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी पारदर्शी इकाई क्या थी? देश थी, और इसके शासक गोपना कहलाते थे। दूसरी पारदर्शी इकाई भुक्ति थी या प्रांत थी, इसके शासक ऊपरी कहलाते थे। अब देखिए, भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख जो है क्या कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस के अब तो ये देखें कि गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश थी, उसके नीचे क्या है? भुक्ति या प्रांत थी, उसके नीचे क्या है? विषय थी, इसे जिला भी कहा जाता है। तो इसके प्रमुख को, विषय के प्रमुख को विषयपति, प्रांत या भुक्ति के प्रमुख को क्या कहते थे? ऊपरी कहते थे, और देश के जो है प्रमुख को गोपना कहा जाता था। अभी जो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। चाट और भाट। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी जो है दंड पाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई में, मतलब जो विषय से सबसे जो छोटा था वो ग्राम था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महत्तर कहलाते थे। तो गुप्त स्वराज में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता है। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ठीक है। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। तो पेठों को मिलाकर ग्राम बनती। ग्राम के समूहों की जो छोटी इकाई थी, ठीक है, तो पेठों को मिलाकर ग्राम समूह मिलती थी। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर पुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों का क्रियाकलाप का उल्लेख है गुप्त शासक कुमार गुप्त के। गुप्त राज में जो था भू राजस्व 1/4 से 1/6 होता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। तो क्या समझे? गुप्त काल में जो बलात् श्रम होता है राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, वास्तु, 3 चारागाह, 4 सील, 5 अपराध। तो कृषि करने योग्य की भूमि जो थी उसे क्षेत्र कहते थे। बास करने, जिसमें बास करेंगे उसको वास्तु कहते थे। और चारागाह भूमि, जब पशुओं के चारा योग भूमि को चारागाह भूमि कहते थे। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, सील मतलब कि पैक। सील मतलब क्या होता है? सील है, बंद है, मतलब जोतने योग्य नहीं है। ठीक है। अपहरित मतलब ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। तो अपहरण करेगा तो कहाँ जाएगा लेकर? जंगल में। तो जंगल में क्या होगा? मंगल। तो क्षेत्र हो गया कृषि करने योग्य भूमि। अब वास्तु देखिए, वास्तु में क्या है? बास है, तो बास करने योग्य भूमि वास्तु। चारागाह में सीधे समझ पशु को चारा घोटाला समझ में आ गया कि चारागाह पशुओं से रिलेटेड है, चारागाह भूमि चारा योग्य भूमि हो गया। सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, बंजर है। अपहरित हो गया। इधर आगे देखिए, श्रेणी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।